Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture, we will study issues and welfare programs related to senior citizen. So let's start the lecture. See, we have time, we have resources to do whatever we want. When we do particular work, we fail also. Why? Because we don't have experience. To get experience, you can do that work again and again and get experience, or you can go to senior citizen or your grandparents, because our grandparents are the school of experience from where we can learn more and more. Therefore, senior citizen or our grandparents should be respected and helped. But the fact is that in India, our grandparents or senior citizen face huge issues, and we will study these issues in this lecture. At first, we will understand what is old age and what is aging. See, aging is a continuous, irreversible and universal procedure, right? So, aging is a continuous, irreversible and universal process that can be traced to a situation where there is a decline in contribution in production और देयर इज अ सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंस. तो जब कोई भी व्यक्ति इकोनॉमिक तौर पर किसी दूसरे व्यक्ति पर जो है डिपेंड हो जाता है, या फिर उसकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, या फिर उसका प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कम हो जाता है, तो उसको ही हम ओल्ड एज या एजिंग कह सकते हैं. बट वी मस्ट हैव अ क्लियर कट डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन जो है नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन ने दी है. सो अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन, अ पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 60, राइट, द पर्सन हु इज अबव द एज ऑफ 60 years is a senior citizen in India. Right, now we will see the statistics in India. According to census 2011, total senior citizen in India are 1.04 crore, which is the 8.6% of the total population of India. So total senior citizens are 1.04 crore, which are the 8.6% of the total population of India. और अगर हम देखें, so 1995 में जो सीनियर सिटीजन्स थे उनका परसेंटेज था 5.5%, और जो कि 2011 की पॉपुलेशन में या 2011 की सेंसस में कितना हो चुका है, 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, राइट. वहीं अगर हम फैक्ट की बात करें, सो 71% सीनियर सिटीजन लिव इन रूरल एरियाज, राइट, एंड 29% सीनियर सिटीजन लिव इन अर्बन एरियाज, राइट. तो ये यहाँ पर एक माइग्रेशन को भी दर्शाता है कि जो यूथ हैज़ कम इन द अर्बन एरियाज इन द सर्च ऑफ जॉब और एजुकेशन, और जो सीनियर सिटीजन है वो अभी भी कहाँ पर, गांव में ही रहते हैं. देयरफॉर 71% सीनियर सिटीजन लिव इन रूरल एरियाज, राइट. नाउ वी विल सी द प्रॉब्लम्स and issues of senior citizen, right. So this question can be asked as a 5 marker, so this topic can be asked as a 5 marker question. So we will see problems and issues of senior citizen. See, senior citizens को जो है हेल्प की जानी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, जो डेली एक्टिविटी है उसमें उनको हेल्प करना चाहिए, परंतु ऐसा तो होता नहीं है. इसके विपरीत जो सीनियर सिटीजन है उनके साथ में एब्यूज़ की प्रॉब्लम जाती है, साथ ही साथ जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनकी डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं. चूँकि सीनियर सिटीजन्स जो हैं कोई भी फैमिली जो वर्क है उसको कर पाने में वो असमर्थ होते हैं, इसीलिए कई बार उनको ज़बरदस्ती कार्य करने के लिए कहा जाता है, और उनकी डिसरिस्पेक्ट भी जो है डिसरिस्पेक्ट होती है, साथ ही साथ उनको अब्यूज़ भी मिलती है. दूसरा हो जाएगा यहाँ पर डिपेंडेंस ऑन न्यूट्रिशन हो जाएगा, राइट. ओल्ड एज में जो है न्यूट्रियस फूड की आवश्यकता होती है,
और वो अपने न्यूट्रिशन के लिए भी क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए एक तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाता। थर्ड इज देयर इज अ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। उनको मेडिकल फैसिलिटी के लिए या अदर फैसिलिटी के लिए भी उनके पास में फाइनेंस नहीं होता है, जिससे भी वो कई फैसिलिटीज़ को जो है प्राप्त नहीं कर पाते। आल्सो देयर आर सीरियस डिसीजेस। इंडिया में अगर हम देखें तो ऑन एवरेज हर फैमिली में जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको कोई ना कोई डिसीजेस जरूर होती हैं, राइट। एक तो ओल्ड एज हो जाएगी, दूसरी उनको डिसीजेज होती हैं, इसीलिए उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उनको जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें उनकी हेल्प होनी चाहिए। परंतु इन सब के बावजूद भी ना तो उनको अच्छा न्यूट्रिशन ही मिल पाता है और ना ही उनकी हेल्प होती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर इनसिक्योरिटी और राइजिंग क्या हो जाएगा, क्राइम्स हो जाएगा, राइट। जो सीनियर सिटीजन है दे आर डिपेंड ऑन देयर फैमिली, देयरफॉर कई बार उनके साथ में जो है क्राइम की पॉसिबिलिटी भी बनती है। सीनियर जो सिटीजन है वो लोनलीनेस फील करते हैं। कारण क्या होता है कि उनके पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर वर्तमान समय में जो न्यूक्लियर फैमिली है, राइट, न्यूक्लियर फैमिली का जो चलन है वो बढ़ रहा है। इसीलिए जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो अकेले रहते हैं और अकेले रहने के कारण भी वो लोनलीनेस जो है फील करते हैं। साथ ही साथ जो यूथ हैं वो अपने एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए अर्बन एरियाज में माइग्रेट हो रहे हैं। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो सीनियर सिटीजन है दे फेस मैनी प्रॉब्लम। इसके अलावा क्या हो जाएगा, लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाएगा, राइट। जो सीनियर सिटीजन है उनकी लिटरेसी भी कम है, ओनली 44% जो लिटरेसी है वो कितनी है, 44% है। इसीलिए जो सीनियर सिटीजन है उनके पास में मॉडर्न सोसाइटी की ये जो एंटरटेनमेंट के रिसोर्सेज हैं या अदर जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा इंटर जनरेशन क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। कई बार क्या होती है, सोसाइटी बहुत ही फास्ट तरीके से चेंज हो रही है, राइट, सोसाइटी इज चेंजिंग, बट जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, दे हैव कन्वेंशनल थिंकिंग। देयरफॉर कई बार जो इंटर जनरेशन गैप होता है उसकी वजह से ग्रैंड पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन्स की और जो न्यू जनरेशन है उनके बीच में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। और चूंकि ये इंटर जनरेशन गैप होता है और ये जो एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, यह भी रिस्पॉन्सिबल होता है डिसरिस्पेक्ट के लिए, एब्यूज के लिए या क्राइम के लिए। अगला हो जाएगा इनेबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विद द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट, राइट। अगर सीनियर सिटीजन जो है, अगर सीनियर सिटीजन की लिटरेसी अच्छी होती, साथ ही साथ अगर वो कोऑर्डिनेट करते तो जाहिर सी बात है वो आसानी से जो कम्युनिकेशन है या एंटरटेनमेंट है उनकी वजह से अपनी लाइफ को एक अच्छा बना पाते। परंतु देयर इज अ इनेबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विद द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट, राइट। और इसकी वजह से क्या होता है, वो सोसाइटी से क्या होते हैं, कटे कटे हुए नजर आते हैं, राइट। आल्सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंसेस इन आइडियोलॉजी, राइट। देयरफॉर उनको ऑल लोनलीनेस जो है जो फील होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर हाउसिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, उनके लिए जो है अकोमोडेशन भी अवेलेबल नहीं होता है। फिर फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाएगा, कई सीनियर सिटीजन को अपनी डेली एक्टिविटी के लिए भी हेल्प रिक्वायरमेंट होती है। एंड देयर इज अ लैक ऑफ ओल्ड एज केयर फैसिलिटीज, राइट। ओल्ड एज में या कई सीनियर सिटीजन्स को कई जो है डिसीजेस भी होती हैं, इसलिए उनको फैसिलिटीज़ भी अकर होना चाहिए। साथ ही साथ जो कई सीनियर सिटीजन हैं दे नीड हेल्प फॉर डेली एक्टिविटीज़ आल्सो, राइट। तो ये हमने यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स की जो इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी, उनके बारे में समझा। अब हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस समझते हैं, राइट। या ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाई आर द सीनियर सिटीजन इम्पोर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी और फॉर अस,
राइट। तो हम यहाँ पर सीनियर सिटीजन का इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि इन इंडियन कल्चर जो हमारे सीनियर सिटीजन है या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, राइट। अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर सीनियर सिटीजन्स और ग्रैंड पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड, राइट। और उनकी जो पोजीशन है वो बेनियन टी की तरह होती है, राइट, जिसकी छाया में हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। परंतु ये जो कल्चर है यह भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये बेनियन ट्री क्यों कहा जाता है और उनकी रिस्पेक्ट क्यों जाती है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, सीनियर सिटीजन्स ही अपने कल्चर को, आइडियोलॉजी को, राइट, जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं। साथ ही साथ वो पूरी की पूरी जो फैमिली होती है उसके वेल बीइंग के लिए भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए हमारी सोसाइटी में सीनियर सिटीजन्स को रिस्पेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन होते हैं दे प्रमोट यूनिटी एंड हार्मोनी इन द फैमिली, राइट। अगर फैमिली में ही यूनिटी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है नेशनल लेवल पर तो होगी ही नहीं। तो जो सीनियर सिटीजन है वो अपने अपने फैमिली में ब्रदर सिस्टर्स के साथ में जो सिबलिंग्स हैं उनके बीच में यूनिटी को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ हार्मोनी को बढ़ाते हैं। सीनियर सिटीजन जो प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस होता है उसको अपने फैमिली मेंबर्स में पास करते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर जीवन में सफल होना है तो एक्सपीरियंस होना अति अनिवार्य होता है। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं दे पास ऑन प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस टू फैमिली मेंबर्स। ऑल्सो सम सीनियर सिटीजन वर्क एज मुखिया ऑफ द फैमिली, राइट। तो वो मुखिया के रूप में जो है भूमिका निभाते हैं और वो बच्चों के मोरल एजुकेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राइट। नाउ वी विल सी द वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ सीनियर सिटीजन। सो वेलफेयर प्रोग्राम्स, तो जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के रूप में, स्टेचुअरी प्रोविजन के रूप में, पॉलिसी प्रोविजन के रूप में और अदर प्रोविजन के रूप में जो है हम पढ़ सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन इन इंडिया, और उसमें सबसे पहला हो जाएगा आर्टिकल 41। अब आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 इज राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। और वो केसेस कौन से हो जाएंगे? ओल्ड एज, राइट। So according to Article 41, the state shall within the limits of its economic capacity and development make the effective provision for securing the right to work, to education, to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement and in other cases of undeserved bond। और जो आर्टिकल 46 है वह भी जो है संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर स्टेचुअरी प्रोविजंस, राइट। तो जो सीनियर सिटीजन हैं उनके वेलफेयर के लिए कौन कौन से जो है एक्ट अभी तक पास हो चुके हैं और कौन कौन से एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है उनको हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा? द नेशनल पॉलिसी फॉर द ओल्डर पर्सन्स, right? So the national policy for the older person or senior citizen, we can say that. So the national policy for senior citizen was announced in 1999। तो इस पॉलिसी को 1999 में अनाउंस किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी द नेशनल काउंसिल ऑफ सीनियर सिटीजन और ओल्डर पर्सन वाज एस्टेब्लिश, राइट। तो यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर सीनियर सिटीजन जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी। साथ ही साथ उसको सीनियर सिटीजन के वेलफेयर की भी जो जिम्मेदारी थी वो दी गई थी। और ये एफर्ट्स थे, ये जो थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थे। तो पहला हो जाएगा द नेशनल पॉलिसी फॉर द सीनियर सिटीजन और ओल्डर पर्सन वाज अनाउंस्ड इन 1999 with the efforts of the Ministry of Health और क्या हो जाएगा? फैमिली वेलफेयर। और इसके तहत क्या किया गया? नेशनल काउंसिल ऑफ ओल्डर पर्सन और सीनियर सिटीजन वाज एस्टेब्लिश्ड
राइट, एंड इट वाज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेलफेयर स्कीम। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर नेशनल ओल्डर पर्सन्स हेल्थ डिस्कशन प्रोग्राम 2011, राइट। ये भी एक बहुत अच्छी पॉलिसीज थी जिसमें फ्री डिस्कशन फैसिलिटेशन सेंटर्स जो है वो ओपन किए गए थे, राइट। और ये फ्री डिस्कशन फैसिलिटेशन सेंटर्स में जो सीनियर सिटीजन है उनकी हेल्थ को जो है डिस्कस किया जाता था ताकि उनके वेलफेयर के लिए जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जा सके। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर और मोस्ट इंपॉर्टेंस, राइट, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 which has been amended in 2019, right। तो द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो कि 2019 में अमेंडमेंट हो चुका है, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो क्लॉज है वो ये है, राइट। इस एक्ट के माध्यम से अब यदि जो भी बच्चे हैं यदि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों से जो है मेंटेनेंस अलाउंस को जो है मांग सकते हैं, राइट। सो अंडर या बाय दिस एक्ट सीनियर सिटीजन विल बी एबल टू आस्क फॉर मेंटेनेंस अलाउंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, राइट। यदि चिल्ड्रन उनको छोड़ देते हैं तो सीनियर सिटीजन जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो अपने बच्चों से मांग सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई बच्चा इस मेंटेनेंस अलाउंस को नहीं देता है तो उस केस में यहाँ पर 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट होगा और साथ ही साथ 10,000 रुपये का फाइन भी होगा, राइट। और दोनों भी हो सकते हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस, राइट। तो यहाँ पर अब हर एक, राइट, हर एक चाइल्ड को, राइट, सन और डॉटर को, हर एक सन और डॉटर को अपने पेरेंट्स को या तो अपने साथ में रखना होगा और यदि वो साथ नहीं रख पाते हैं तो अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस अलाउंस देना पड़ेगा और यदि नहीं देते हैं तो उनको 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट या 10,000 रुपये का फाइन या दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त स्टेट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ओल्ड एज केयर होम्स को क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे। सो स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये ओल्ड एज केयर होम्स को भी एस्टेब्लिश करेंगे। साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन है उनके हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट विल फिक्स द मेंटेनेंस अलाउंस, राइट। और जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 10,000 पर क्या हो जाएगा, मंथ हो जाएगा। सो दिस वाज द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो कि 2019 में अमेंडमेंट हो चुका है, राइट। नाउ वी विल सी पॉलिसी इनिशिएटिव, राइट। सो इंडिया में सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए जो है पॉलिसीज लाई गई हैं जिसमें से पहली हो जाएगी नेशनल एल्डरली हेल्थ केयर प्रोग्राम हो जाएगा जिसके माध्यम से सीनियर सिटीजन को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। सेकंड हो जाएगा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, राइट। सो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, राइट। और इस स्कीम में होगा क्या कि यदि सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट करते हैं तो उनको मंथली पेंशन मिलेगी, राइट, जो कि फिक्स्ड रेट पर मिलेगी। कब के लिए, 10 साल के लिए। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के रिगार्डिंग यदि सीनियर सिटीजन जो है इन्वेस्ट करते हैं तो उनको मंथली जो है मंथली पेंशन उनको दी जाएगी, राइट। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि हमारे देश के सिटीजन मार्च 31, 2030 तो 31 मार्च 2030 के पहले यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको ये फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, राइट। तो पहली चीज मार्च 31, 23 के पहले जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इसमें 60 साल के ऊपर ही जो है पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और इसका जो मैक्सिमम है वो कितना है, 15 लाख वुड बी द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा, राइट। तो कुल मिलाकर
अगर जो सीनियर सिटीज़न है वो अगर अभी डिपॉजिट करते हैं, इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी जब भी उनकी इच्छा होगी तो उनको जो है मंथली पेंशन जो है मिलेगी। अगला क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी नेशनल सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम और ओल्ड एज पेंशन स्कीम। सो इंदिरा गांधी नेशनल सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम इज अ फैंटास्टिक स्कीम, और इसमें जो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, राइट, द सीनियर सिटीजन हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, राइट, दे विल गेट पेंशन। अब यहाँ पर पेंशन कितनी मिलेगी उसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है। इफ जो भी सिटीजन, उनको 200 रुपीज़ की पेंशन मिलेगी यदि वो 60 to 79 की क्या है एज ग्रुप में है, राइट। तो या तो पॉवर्टी लाइन से, इफ द सीनियर सिटीजन आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, या फिर जो ब्रेड विनर उनकी फैमिली में उसकी डेथ हो चुकी है, इन दोनों केसेस में जो है पेंशन मिलेगी, राइट। यदि 60 से 60 to 79 ईयर्स एज ग्रुप में है तो उनको 200 रुपीज़ की मिलेगी, राइट। इसके साथ ही यहाँ पर 200 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 100 रुपीज़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ 500 रुपीज़ पर मंथ, राइट, 500 रुपीज़ पर मंथ की जो पेंशन है वो अबव 80 ईयर्स के ऊपर जो है मिलेगी। क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर अटल पेंशन योजना 2015, राइट। सो जो अटल पेंशन योजना है दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन 2015, और इसमें 18 to 40 ईयर्स के जो हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब है क्या, ये एक क्या हो जाएगी, पेंशन योजना हो जाएगी। कुल मिलाकर एट प्रेजेंट जो भी ये जो तीनों स्कीम है, अटल पेंशन योजना 2015, पीएम श्रम योगी मानधन योजना 2019, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, राइट, इन योजनाओं के माध्यम से जो है व्यक्ति अभी अगर गवर्नमेंट को क्या करता है, इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी जब एज हो जाएगी 60 ईयर की एज हो जाएगी तो उसके बाद में उनको पेंशन मिलेगी। नॉर्मली पेंशन इज प्रोवाइडेड अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, राइट, अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब है तो उसको पेंशन मिलती है, परंतु इन स्कीम के माध्यम से भी जो है सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल एक तरीके से सिक्योरिटी प्राप्त हो सकती है। तो अटल पेंशन योजना 2015, अटल पेंशन योजना 2015 में लॉन्च हुई थी। इसमें 80 to 40 ईयर्स जो सिटीजन है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अभी जो इन्वेस्ट करेंगे उसके आधार पर दे विल गेट द मिनिमम पेंशन ऑफ 1000 रुपीज आफ्टर 60 ईयर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 5000 रुपीज। तो जितना अभी इन्वेस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल गेट द पेंशन बिटवीन 1000 to 5000 रुपीज पर मंथ आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। सेकेंड, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019। सो दिस स्कीम इज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, राइट। तो जो सिटीजन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कार्य करते हैं, राइट, जो सिटीजन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कार्य करते हैं, यदि उनको ओल्ड एज में फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो वो अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट उनको 3000 रुपये पर मंथ की क्या मिलेगी, यहाँ पर 3000 रुपये पर मंथ की जो है पेंशन उनको प्राप्त होगी। फिर अगला हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, राइट। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी एक तरीके से सीनियर सिटीजन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए है। यदि अभी किसान जो है, इफ फार्मर इन्वेस्ट एट दिस टाइम, तो जब उनकी 60 साल हो जाएंगे तो उनको भी 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन योजना, राइट। सो हमारे देश के ऐसे सिटीजन जो लघु व्यापार में इन्वॉल्व हैं, वो अगर इस समय पे इन्वेस्ट करते हैं तो 60 साल पूरे हो जाने के पश्चात उनको 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोविडेंट फंड, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट स्कीम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं उनका पीएफ कटता है, ताकि जब उनका रिटायरमेंट हो जाए तो उनको एक लंप सम जो अमाउंट है वो उनके ओल्ड एज में एज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कराया जाए।
नेक्स्ट हो जाएगा इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम 2009, और इस स्कीम के तहत भी जो 300 रुपीज़ पर मंथ की जो है पेंशन दी जाएगी, राइट, जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है और जिनका एज ग्रुप जो है 40 to 79 ईयर्स होना चाहिए, और 500 रुपीज़ पर मंथ की पेंशन दी जाएगी यदि एज क्या है 80 ईयर से ऊपर हो चुकी है, राइट। सो दिस वाज द इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्या है, राइट। इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के माध्यम से गवर्नमेंट, जिसमें 90% किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, विल गिव मनी टू एनजीओस। सो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी एनजीओस को, और एनजीओस जो है ओल्ड एज होम को क्या करेंगे, रन करेंगे, ताकि सोसाइटी के जो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, राइट, उनको कई सारी फैसिलिटीज इन ओल्ड एज होम में प्राप्त हो सके। साथ ही मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल यूनिट, राइट, तो मेडिकल जो मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल यूनिट ऑन द गो, तो कुल मिलाकर ये है कि एक ही बार जो मेडिकल यूनिट है वो मेडिकल फैसिलिटीज को अवेलेबल कराएगी। फॉर्मेशन ऑफ सीनियर सिटीजन ग्रुप्स बनाए जाएंगे ताकि वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकें, राइट। हेल्पलाइन सेंटर और काउंसलिंग सेंटर एस्टेब्लिश किए जाएंगे, और उनकी जो मेंटल हेल्थ केयर है उसको अच्छे से जो है मेंटल हेल्थ केयर पर जो है फोकस किया जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर अदर प्रोग्राम्स, राइट। तो ये अदर प्रोग्राम्स भी बहुत ही जरूरी हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन्स को कई प्रकार की पॉलिसीज के माध्यम से और कई इनिशिएटिव्स के माध्यम से जो कई प्रकार के बेनिफिट अवेलेबल करा रही है, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, एग्जाम्पशन इन रेल ट्रेवल हो जाएगा, एयर ट्रेवल हो जाएगा, टैक्सेशन हो जाएगा, बैंक हो जाएगा या कोर्ट हो जाएगा। तो बैंक, कोर्ट या रेलवे टिकट में उनको कई प्रकार के एग्जाम्पशन दिए जाते हैं, राइट, ताकि वह कम से कम फाइनेंस में अधिक से अधिक सेवाओं को अपील कर सके। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन के लिए डे केयर सेंटर, ओल्ड एज होम और एनजीओस जो है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। साथ ही साथ कई प्रकार के जो है वो अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग द वर्ल्ड ओल्ड एज असेंबली इन वियना इन 1982, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, कई बार कोट करने के काम में आ सकता है कि एट इंटरनेशनल लेवल पूरी दुनिया में सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए वर्ल्ड ओल्ड एज असेंबली जो है ऑर्गेनाइज हुई थी, और ये ऑर्गेनाइज हुई थी वियना में इन 1982 में। जो ईयर 99 है, राइट, ईयर 1999 को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओल्डर पर्सन्स। सो ईयर 99 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओल्डर पर्सन्स डिक्लेयर किया गया था, ताकि सीनियर सिटीजन्स के बारे में या जो ओल्डर पर्सन्स हैं उनके बारे में जागरूकता प्राप्त हो सके। साथ ही साथ जो ईयर 2000 है उसको नेशनल ईयर ऑफ, राइट, यहां पर नेशनल ईयर ऑफ ओल्ड एज जो है अनाउंस किया गया था ईयर 2000 को, ईयर 2000 को डिक्लेयर किया गया था नेशनल ईयर ऑफ ओल्ड एज के रूप में, राइट। अब हम जो है यहाँ पर देखेंगे कि सीनियर सिटीजन को या सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए और कौन कौन से इनिशिएटिव्स किए जा सकते हैं, राइट। सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन सच एज व्हाट द वेलफेयर मेजर्स कैन बी टेकन टू द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए और कौन कौन से सजेशन दिए जा सकते हैं उसको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनाना चाहिए, राइट, जिसमें जो सीनियर सिटीजन है दे आर अपॉइंटेड, राइट। सो गवर्नमेंट should make such policies in which senior citizen are appointed, और सीनियर सिटीजन को यदि अपॉइंट किया जाएगा उन पॉलिसीज़ में, सो डेफिनेटली वो अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी कार्य कर सकते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, हमें उनके नॉलेज एवं एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना चाहिए,
राइट, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है दे हैव ह्यूज एक्सपीरियंस और नॉलेज, और इफ वी आर एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस देन डेफिनेटली हमें भी इसको सहायता मिलेगी, साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन है हम भी उनकी हेल्प कर पाएंगे। साथ ही साथ एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड एंड मेड अवेयर अमंग द सीनियर सिटीजन, राइट। अगला क्या हो जाएगा, प्रमोटेड कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स एंड हेल्थ सर्विसेज। तो जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स हैं और जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको लाभ मिल सके। फिर सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल लोन जो स्कीम है वो लॉन्च करनी चाहिए। अगर स्पेशल लोन स्कीम अगर लॉन्च होंगी तो जो सीनियर सिटीजन है वो फाइनेंशियली सेल्फ सपोर्टिंग हो सकते हैं। इन लोन फैसिलिटीज़ के माध्यम से वो अपने फाइनेंस के जो है फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्री केयर जो होम है, फ्री केयर होम है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए, ताकि जो पुअर और होमलेस सीनियर सिटीजन है उनको बेटर फैसिलिटी मिल सके। साथ ही साथ जो एटीट्यूड है, द एटीट्यूड ऑफ पीपल और जो सिचुएशन ऑफ द पीपल जो कि सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट है, राइट, उसको चेंज करना चाहिए। कुल मिलाकर हमें सोसाइटी में सीनियर सिटीजन के लिए सिंपैथी को जो है सिंपैथी को प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो सीनियर सिटीजन है वो हमारी चॉइस बने, ना कि हमारे लिए कंपल्सन। साथ ही साथ जो मंथली पेंशन दी जाती है, राइट, मंथली जो पेंशन है वो 300 रुपीज़ दी जाती है, 500 रुपीज़ दी जाती है, और इस समय पे इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो 300 रुपीज़ और 500 रुपीज़ में एक सीनियर सिटीज़न जो है ना तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट और ना ही मेडिकल जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर पाता है, राइट। तो सीनियर सिटीजन का न्यूट्रिशन लेवल अच्छा हो, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिले, इसके लिए उनकी जो पेंशन है उसको बढ़ाकर 2000 पर मंथ कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो हाउसिंग फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड कराना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हाउसिंग फैसिलिटी द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, राइट, उसके तहत स्पेशली जो सीनियर सिटीजन हैं जो कि पुअर हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाउसिंग फैसिलिटी अवेलेबल करानी चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट हो जाएगा जो असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ हैं, राइट, असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल करानी चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो कि डिसीजेज हैं या जिनको डायमेंशिया जैसी बीमारियां हैं, उनको उन सीनियर सिटीजन के लिए असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल कराने चाहिए। साथ ही साथ जो टैक्स बेनिफिट है, राइट, वो भी अवेलेबल कराना चाहिए, ताकि वो फाइनेंस के लिए भी जो है इंडिपेंडेंट हो सके। साथ ही साथ जो ओल्ड एज केयर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और अधिक क्या ना करना चाहिए, इन्हांस करना चाहिए इन रूरल एरियाज में। सो इन्हांस ओल्ड एज केयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन रूरल एरियाज। और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए अलग से बजट एलोकेशन होना चाहिए, ताकि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल किया जा सके। साथ ही साथ इंटरटेनमेंट जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल कराना चाहिए, ताकि वो इंजॉय कर सकें, खुश रह सकें और उनकी मेंटल हेल्थ ठीक रहे। साथ ही एप्रिसिएशन होना चाहिए, जो भी सीनियर सिटीजन ने सोसाइटी के लिए जो भी अच्छे कार्य किए हैं उनका विलेज लेवल पर एप्रिसिएशन होना चाहिए, ताकि उनको एक तरीके से सोसाइटी में अच्छा स्थान मिल सके, राइट। सो दिस वाज द लेक्चर. In next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.